कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एयर भी जो a है वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं कहलाएगा। पहली चीज, अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी बात होती है तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ द रूट्स बताया था, हम आगे उसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे। इफ इन केस अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया है तो वीडियोस इसीलिए डाली जाती हैं, आप नेचर ऑफ रूट्स वहां पे जाके देख सकते हो। बाकी जब मैं बाकी जब मैं चैप्टर्स पे आऊंगा, उस एक्सरसाइज पे आऊंगा, तो मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा जरूर। देखिए, पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज में 4.1 में जो आपको पहले नंबर पे क्वेश्चंस मिलेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ये आपको अपने से करना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करने पर अगर इस फॉर्म का बना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, इक्वल दिया हुआ है तो आप उसको बेटा एलएचएस में करके आरएचएस को 0 कर सकते हो कि नहीं। तो जो भी अगर इक्वल में भी अगर दिया हुआ है तो आप पहले सिंप्लीफाई करिए एलएचएस और आरएचएस को, फिर लास्ट में जब आपने मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, फिर एक साइड को उठा के पूरे के पूरे साइड को इधर कर लीजिए और दूसरे साइड को 0 कर दीजिए। फिर उसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो ये होगा क्वाड्रेटिक, अगर नहीं बन रहा है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बस इतना ही आपको उसमें लिखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ जी, वर्ड प्रॉब्लम में बाकी लोग आवाज म्यूट कर लो। ओके, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, जितना पूछा जाए उतना उत्तर देना है। क्या बोला जाए जब, यस, आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो केवल क्या बोला जाए, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया, क्या है ना, बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहीं पे ये बोला गया कि आपको उसमें सॉल्व भी करना है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है? नहीं बोला गया है। क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, बताइए। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या मतलब क्या? हाँ, लगातार, यस। तो लेट द टू conjugative integers are x and x plus 1। हमने मान लिया कि दो जो conjugative integers हैं वो क्या है, अगर पहला x है तो दूसरा x plus 1 होगा डेफिनेटली। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू conjugative positive integer is 306। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले और दूसरे इंटीजर का जो conjugative इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा कुछ बोला नहीं है, नहीं फाइंड नहीं करना, वी नीड टू फाइंड द सिचुएशन बोल रहा है। तो बस इसको आप क्या करेंगे, इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, काम खत्म। आगे आपको कुछ नहीं करना। ओके, तो मेरे ख्याल से पहले एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बिल्कुल, बस हाँ बिल्कुल, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या पहले एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, आइए सेकंड एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.2 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड। बड़े देर से बोलते हो जी, अभी जब मैं बोल रहा था तब नहीं बोले। चलो अच्छा, कहाँ ट्रेन खड़ी है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करती है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। इफ द स्पीड हैड बीन लेस, कितना लेस कर दी जा रही है, 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दो प्लेस है ए और बी, जिनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है। ट्रेन की यूजुअल स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, द स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड टू 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब स्पीड क्या हो जाए, पहले x थी तो अब x माइनस 8 हो जाए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड को
8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर टू कवर। इसमें 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं पहले वाले के कंपैरिजन में। तो देखिए टाइम इज इक्वल, वाई लेने की जरूरत नहीं है, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कर रहे हो, आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो, तो टू वेरिएबल से यहाँ पे बचो, पहली चीज। ओके, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। अब जरा पहले ओरिजिनली अगर देखा जाए तो टाइम इसका क्या था, 480 अपॉन एक्स, पहले उसको इतने आवर समय लगते थे कि नहीं, और जब स्पीड उसकी कम हो गई तो डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इस बार हो जाएगी x-8। तो कौन वाला इसमें मतलब अगर मैं पूछूं, देखिए टाइम ये भी है, टाइम ये भी है, ये नॉर्मल जब स्पीड से चल रहा था तब है, और जब वो अब ये कब है, जब नॉर्मल स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और घटा दी जाए। तो बड़ा समय कौन सा है, ये ज्यादा समय है या ये ज्यादा समय है? मैं अगर आपसे, हाँ तुम भूपेंद्र के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, जरूरी थोड़ी कि वो जो बोल दे सही होगा, तो अपना बोलो। बिल्कुल, बोले ही हो गलत। यस यस यस, ये वाली क्वांटिटी जो है ग्रेटर होगी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, जाहिर सी बात है। स्पीड कम करोगे समय ज्यादा लगेगा, मान लो इसमें 4 घंटे लग रहा है, तो हो सकता है इसमें 7 घंटे लग रहा हो, तभी तो बोला 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो यानी हमें, हाँ पहले कौन सा लिखेंगे इसीलिए मैं पूछ रहा था, पहले इसको लिखें कि इसको लिखें, तो पहले किसको लिखेंगे, 480 अपॉन बोलो, यस x-8 -480 अपॉन x इक्वल्स टू में कितना, 3। कितने का डिफरेंस है ना, ये पहले का टाइम है, मतलब ये बाद में टाइम है, ये पहले का टाइम है, बाद वाला जो पहले से 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो डिफरेंस कितने का है, 3 घंटे का। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 480 ले लो। यस बिल्कुल बिल्कुल, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 480 को मैंने ले लिया बाहर, यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम x-8 इंटू एक्स, तो x यहाँ पर चला आएगा माइनस, ये x-8 जब यहाँ पर आएगा तो ये जाएगा -x+8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, और इक्वल्स टू में 3 है। तो देखिए होगा क्या, ये x से ये x कट जाएगा, और इस 3 से आप चाहो तो 3 वन जा 3, और ये जो बाहर इधर 480 लिखा हुआ है, इसको हम 160 लिख सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा 160 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 16 8 का कितना होता है, 128, ये आ जाएगा 1280 न्यूमरेटर में, और इधर आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करके इधर आरएचएस में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x² -8x। तो आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी इसमें, तो ये हो जाएगा x² -8x -1280 इक्वल्स टू 0, आंसर आया शाश्वत। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.2 पे जो है क्या क्या मेन चीज कहा जा रहा है कि आपको फैक्टराइजेशन का यूज करना है, और कोई मेथड नहीं, केवल केवल फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब बोले तो वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स निकालना, जैसे कि आप लोग सीखे हुए हो। तो जैसे एक्सरसाइज 4.2, एक क्वेश्चन में पहले बताता हूँ ऊपर का, फर्स्ट का थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड वाला क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप रूट देख के घबराते हो, रूट दिख गया मतलब सर यही वाला बता दीजिए, ये टफ है। अगर मैं आपसे पूछता बेटा पहले, मैं अगर अभी आपके सामने मैं अगर मैं अगर अभी आपके सामने ये ऑप्शन देता कि बच्चों पहले में 5 क्वेश्चन है और आप कोई भी एक पूछो, तो 99% इसी में जाते सर ये रूट वाला बता देंगे। ओके, तो देखिए प्रोसीजर वही है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मन में वो जिसे कहते हैं फोबिया, तो ये फोबिया है रूट का और कुछ नहीं। तो प्रोसीजर वही है, क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं बच्चों,
देखो राहिल ने तुरंत 1 सेकंड में ब्रेक डाउन कर दिया कि बोला सर 5 + 2 7 आएगा और 5 × 2 10 हो जाएगा। मैं पहले 2 लिख दे रहा हूँ प्लस 5 लिख दे रहा हूँ बाहर x प्लस 5 √2। अब किसी को अगर इस बात में आपत्ति है कि सर आपने 2 पहले लिखा 5 पहले क्यों नहीं लिखा, प्लस में है किसी को। हाँ यहाँ पे यही लालच मेरे मेरे पास आया भैया 5 इसका इससे सिमिलर दिख रहा है 2 इसके सिमिलर दिख रहा है तो कहे ना हम उसको इधर बिल्कुल। तो इसको अगले स्टेप में लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। अब जब भी रूट वाला क्वेश्चन आपके सामने रहे, अब ये जो 2 आपको दिख रहा है आपको पता है यहाँ पे √2 है यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं। और इस 5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको ऐसे इसमें नहीं जरूरत पड़ेगी, इसको रहने दो, केवल इसको 2 कोस करो। तो जरा ध्यान से देखो पहले और दूसरे टर्म में कहूँ कुछ कॉमन मिल रहा है तो कहोगे सर यस √2 भी मिल रहा है और एक x मिल रहा है, बचेगा क्या x प्लस √2। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वही आना है, 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया चुप्पे चाप x प्लस √2। तो एक ब्रैकेट में करेंगे x प्लस √2 और एक ब्रैकेट में करेंगे √2x प्लस 5 = 0। हमें x जैसे बताओ क्वेश्चन अगर हो रिसेंट में कोई तो नहीं तो हाँ बोलो। हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, बस एक सेकंड इसको लिख दें तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्या करेंगे 1/1 इसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन इसके 2 जीरो होने चाहिए, एक 0 है -√2 और एक 0 है -5/√2। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन जिसको नोट करना होगा आप रिकॉर्डिंग से नोट करिएगा। और हाँ राहिल बोलो क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा सा परिचय कराओ हमारा। अरे ठीक है बोलो। -12। ओके ऐसी सिचुएशन जब रहा करे तो देखिए x² का कोएफिशिएंट है 1 और आपको पता है कि इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 और यहाँ पर आपके पास √2 है। अब आपको यानी और ये भी पता है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है माइनस तो बीच में भी क्या लगेगा माइनस, राइट। तो अब करेंगे क्या, देखिए ये 12 है तो 12 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखे तो इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर 4 नहीं 6 × 2 नहीं, मतलब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ तो इसको 2 × 2 × 3 ऐसे लिखते है ना। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर √2 है। हाँ, हाँ जी 3 रूट हाँ हाँ बिल्कुल 3 √2 -2 √2 होगा, वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर जब सबसे पहले हमने क्या किया कांस्टेंट हमको कुछ बोली फिर क्लियर हुआ नहीं, तुमने बोला क्या। अरे हम बता रहे हैं नहीं वो सोच रही है कि शायद फैक्टर सर ढूंढ रहे हैं, तो नहीं फैक्टर तो मेरे को भी पता है कि उस लिखना क्या है वो मेरे को भी क्लियर है। बट बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मिडिल में रूट आ गया तो घबराइए नहीं। आप क्या करिए जो भी मल्टीप्लाई करने पर आया है, जैसे 12 आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो आया 2 × 2 × 3। अब देखिए अब आपको ये माइंड में है कि हमें यहाँ पे √2 लाना है। अब √2 तो यानी अगर यहाँ पे हम जब तक √2 नहीं लाएंगे तो कभी भी √2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन है एक 2 को आप लिख दीजिए √2 × √2 और इंटू में 3। अब आपको पता है जो मेरे ख्याल से नैन्सी कहना चाह रही थी कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या 3 √2 -2 √2। नहीं नहीं हाँ बिल्कुल आएगा, वही अगले स्टेप में वही आएगा जो आप कह रही हो। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या 3 √2 अब क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 √2
तो जब इसको आप माइनस करोगे तो यही आएगा कि नहीं, 3√2 माइनस 2√2 1√2 आएगा। और मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ ही रहा है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो मल्टीप्लाई चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा टर्म लिया हुआ है। बस अगले स्टेप में इसको क्या करिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट। तो जो नैन्सी कह रही हैं वो आ जाएगा +2√2x-12। कोई दिक्कत यहाँ पे? बस अब इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा x-3√2 प्लस, अब जाहिर सी बात है आंख बंद करके देखिए, आपको ये पता है कि सेकंड ब्रैकेट में भी आना यही चाहिए, x-3√2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2√2, तो यही आपका यहाँ पे कॉमन चला जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-3√2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+2√2। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत, अभी तो देखो शुरुआत है, आपको कम से कम 60-65 क्वेश्चन अगर आप जब तक लगाओगे नहीं क्वाड्रेटिक पे, तो आपको चाहे वो किसी भी मेथड से लगाओ, लेकिन लगाओ तब आपको अच्छे से वो होगा। पता चला ये वाला कर लिया, अगले क्वेश्चन में कोई 7√3 दे दिया तो आप फिर कांपने लगे। देखो बेटा है क्या, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, साथ साथ देखो, बोला जा रहा है x² - √2x - 12 का फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालना है। प्रोसीजर आपको पता है, मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में भी, मतलब लास्ट ईयर में भी। x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई, आया 12। बीच वाले टर्म यानी कि √2 को हमको ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर, क्यों सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है, जो यहाँ पे साइन होता है वही यहाँ पे आता है। तो इन दो नंबर को माइनस करने पर √2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ऐसा हमें चाहिए। हमें नहीं पता था वो दो नंबर क्या होंगे, तो प्रोसीजर वही है, जब आपको मिडिल टर्म ना पता चले कि कौन टर्म में बटेंगे, आप सबसे पहले वही जो प्रोडक्ट करने पर जो टर्म आता है, जैसे यहाँ पे 12 आया है, उसका आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पॉसिबल पेयर्स बनाइए, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन चेक नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि सारे के सारे नंबर हम ले लें और ग्रुपिंग करें, एक ग्रुप बनाए दूसरा ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप को मिला दें, तो पूरा कवर होना चाहिए। और उन दोनों ग्रुप को यहाँ पर रख के देखें कि क्या यहाँ पर रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, केवल वही जो इसको चेक करना है, बस मल्टीप्लाई नहीं चेक करना। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे √2 था और हमारे पास यहाँ पे 2 × 2 × 3 था, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √2 को लाने के लिए एक 2 को मैंने लिख दिया √2 × √2। अब मैंने क्या किया, वही प्रोसीजर मुझे कवर सारे को करना था, एक ग्रुप मैंने इसका बनाया, एक ग्रुप मैंने इसका बनाया, यहाँ पे फेंक दिया। तो 3√2 में से 2√2 मैंने देखा, माइनस करेंगे तो √2 आएगा। मल्टीप्लाई करके चाहो तो आप देख लो, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा कवर किया हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लीकेशन सही ही रहता है। आया समझ में? ओके, तो 4.2 में तो पहले में जो भी क्वेश्चन है अब आप लोग करिएगा। वर्ड प्रॉब्लम एक आध दो देख लेते हैं, फिर आते हैं जो अभी राहिल ने पूछा, क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन आज हमको बताना है, जिसको हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो फाइंड द टू नंबर हुज सम, ये सब तो आसान है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव एल्टीट्यूड, कौन सा बताएं, लास्ट वाला बताएं। हाँ क्या, फाइंड नंबर, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। एक्स और वाई मत लेना, एक नंबर एक्स ले लेना, तो दूसरा दूसरा 9x+1 नहीं लोगे, क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज नहीं है, तो आप x+1 नहीं लोगे, आप लोगे एक नंबर x है तो दूसरा है ना, दूसरा नंबर अपने आप 27 - x हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ कि दोनों को प्लस करने पर 27 आएगा। बिल्कुल प्लस करें, तो ये आपका हो जाएगा, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर भी 27 - x, है ना, क्योंकि दोनों का सम 27 दिया हुआ है। और फिर इक्वेशन क्या बनेगी, बोला जा रहा है प्रोडक्ट इज 182, बोला जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x × 27 - x। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इसमें उसमें लेना ही है, ले सकते नहीं, उसमें लेना है, कॉन्जुगेटिव बोला है तो उसमें लेना है, नहीं बोला तो बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, बताइए पांचवें छठे में से कोई एक पूछिए, वो बता दें, देन आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। पांचवें और छठे में से कोई एक पूछिए, मतलब देख लिए लंबाई चौड़ाई, खुश हो जाओ। वही तो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे।
It was observed that in a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay. Find the number of article produced. A cottage industry produces certain number of, तो एक मतलब कितनी particular day पे let the number of articles produced on that day is equals to x. हमने मान लिया कि उस दिन पर्टिकुलर कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, होने दो, वही बोला भी जा रहा है. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day हमारे लिए वही है जिस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं. On a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than, मतलब कॉस्ट की बात देखो यहाँ पर हो रही है, यानी इस दिन जिस दिन हमारे पास x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट है वो कितना बोला जा रहा है. ऑन अ पर्टिकुलर डे the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day. नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहे थे x, और उसका करिए आप ट्वाइस और उसमें कर दीजिए +3. इतना ये कॉस्ट आएगी कि नहीं? ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस्ट है ये पर आर्टिकल है, इतना रुपीस पर आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है बच्चों, यही तो बोला जा रहा है ना. अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से फिर से सुनिए, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे का मतलब वो दिन जिस दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है, यही तो बोला जा रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that. ओके, अब हाँ आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे. अच्छा, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये पता है उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, x आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 2x + 3 है तो x आर्टिकल की कॉस्ट यही हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है 90 रुपीज. तो बस काम खत्म. अगर इतना समझ में आ गया तो आगे तो फिर वही बस 2x² + 3x, 90 को भेज दो इधर, -90 = 0. अब आप आगे करना, हो जाएगा ना आगे, ठीक है. तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा. हाँ फैक्टराइज, अरे भैया वही करना है, क्या करोगे, 2 और 90 का करोगे 180 आएगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम बेटा 60-65 क्वेश्चन लगा के रख दो क्वाड्रेटिक का, स्प्लिटिंग मेथड से ही चाहे तुम लगाओ, और तब दिक्कत होगी तब मेरे से तुम बोलना. लेकिन बेटा तुम चाहोगे कि नहीं 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने सर बता रहे हैं उतने से मेरे को तो सब क्लियर हो जाए, तो कभी नहीं क्लियर होगा. मैथ नीड्स प्रैक्टिस. ओके, यहाँ पे बता ही दो कि मिडिल टर्म में वो 2 टर्म कौन से आएंगे, फटाक से बोलो कोई भी, जिस कौन से उधर नंबर आएंगे जिनको माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आए. हाँ 15 - 12 बिल्कुल सही है. 15 - 12, 15 में से 12 माइनस करोगे 3 आएगा, 15 × 12 180 आएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल. तो हो जाएगा. ओके, अब अगला जो टॉपिक हमारा देखिए 4.1 4.2. आज के बाद आपकी क्लास मंडे को होनी है, तो आप लोग 4.1 फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा, 4.2 कंप्लीट कर लीजिएगा, और 4.3 में जो हम डेरिवेशन बताने जा रहे हैं ये डेरिवेशन नोट होना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज लगा सकें.
इसका नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या मैं इसको कहता हूं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नहीं, पिछली बार, हाँ पिछली बार इसको डिलीट कर दिया गया था, बट होना चाहिए था पिछली बार भी, क्योंकि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है। फॉर्मूले का जब आप यूज करवाना बता रहे हो तो इसको होना भी चाहिए था। आ, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका प्रूफ। वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम इसमें देखिए करेंगे क्या, आप कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू, सॉरी 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 अभी ना भेज लीजिए। आप सबसे पहला काम करते क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। यहाँ पर ए है, तो आप करिए क्या, ए हटाना है, तो सभी में पूरे एलएचएस और आरएचएस में ए से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर दिए। अगला काम क्या है, देखिए जो पहला और दूसरा टर्म है ये दोनों में वेरिएबल टर्म है एक्स। अब आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों को आपको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। और कंप्लीट स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। और आपको पता है होल स्क्वायर चाहे आप ए प्लस बी का करो चाहे ए माइनस बी का करो, उसमें 3 टर्म होते हैं। तीसरा टर्म अभी हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है ना, ये वाला तीसरा टर्म मत आप मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है और इन दोनों में सी का जिक्र है नहीं, इसलिए इससे अभी कोई मतलब नहीं है। हम करते क्या है, जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो जिसमें जिसमें वेरिएबल टर्म है आप केवल उसी को कंसीडर करिएगा। और जैसे यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, उसको आप करेंगे 2 से डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। जैसे ये बी बाई ए है, हमेशा हमेशा आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, पहला स्टेप ये है, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से करोगे। नहीं है तो पहले आप 1 बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। आपको पता है ये b बाई ए डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ये 2 है तो 2 बाई 1 लिख सकते हैं। अब इंटू हो जाएगा तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा b बाई 2a, होगा भी नहीं। अब जो टर्म यानी एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने पर जो आया, उसके होल स्क्वायर को आप प्लस करिए और माइनस कर दीजिए। भाई क्यों? क्योंकि अगर आप प्लस कर रहे हैं सॉरी, हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, और वही चीज मैं माइनस भी कर दे रहा हूं, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? हमने ये टर्म ऐड किया और ये टर्म सब्ट्रैक्ट किया। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला दूसरा और तीसरा, अगर इन तीनों टर्म को मैं कंबाइंड फॉर्म में ये लिख दूं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? आप चाहो तो ओपन करके देख लो, ए स्क्वायर मतलब ये, बी स्क्वायर मतलब ये, और जैसे ही 2ab करोगे तो 2 कट जाएगा, ये वाला बीच वाला टर्म आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे कि माइनस वाला? भाई आपको क्योंकि वही नंबर प्लस करना है, वही नंबर माइनस करना है। अरे भैया जब आप इसको ओपन करोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि यही 3 टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये आएगा बी बाई 2a का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। भाई फार्मूले में होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप 2ab करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू बी बाई ए, जो कि ये बीच में लिखा हुआ है। अब करिए क्या, बाकी जो दो टर्म आपके सामने हैं इसको भेज दीजिए आप आरएचएस में। बाकी 2 टर्म को आरएचएस में जब भेजेंगे तो माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और माइनस सी बाई ए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगले स्टेप में ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ले लीजिए 4a स्क्वायर एलसीएम, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होगा कि नहीं?
अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, दो वैल्यू देगा, इसीलिए रूट जब लगा तो प्लस माइनस आ जाता है। जैसे आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो आप जब एक्स की वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हो, प्लस माइनस अंडर रूट 1, तभी आपकी एक्स की दो वैल्यू आती है, एक प्लस 1 एक माइनस 1। इसलिए जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो रूट के साथ प्लस माइनस साइन भी चला आता है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स ये b बाई टू ए को भी हम इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 4a स्क्वायर है, मैं रूट से बाहर ला रहा हूँ, ये अभी ये रूट के अंदर है, तो ये बाहर आएगा तो 2a बाहर आएगा कि नहीं बच्चों। अब आप 2a, हाँ अब आप क्या करिए 2a ले लीजिए एलसीएम, तो 2a जब आपने एलसीएम ले लिया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीरीधराचार फॉर्मूला। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करना पड़ेगा, तो इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर बोला जाएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो तो आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ अगर बोला जाए फार्मूला तो कोई बात, अगर बोलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर सीधा वही ब्रह्मास्त्र का आपको यही यूज करना है बस। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको स्प्लिट भी नहीं हो रहा है, जैसे भी आप रूट वाले में फंस रहे थे नहीं हो रहा था, तो स्प्लिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4.3 में आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड। ठीक है, तो 4.1, 4.2, 4.3 यहां तक आपको करना है। अगला टॉपिक नेचर ऑफ रूट है। मैंने पहले दिन नेचर ऑफ रूट बता दिया था कि अगर जो ये रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल टू जीरो होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, और लेस देन जीरो होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। तो कहने का मतलब आप अगर आप करना चाहो तो 4.4 तक जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने सब समझा दिया है, और इतना ही आपके सिलेबस में। तो आप पूरा ये चैप्टर लगाने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा तो रेफरेंस उठाइएगा। अगले टर्म में यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में केवल इसकी प्रॉब्लम्स पे 3 दिन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उस 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, बस केवल प्रॉब्लम डिस्कशन करना है। ओके, ट्रायल अटेंडेंस लिए हो ना।